हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेजर टॉपिक के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कि आर्टिकल 12 का एम्बिट क्या है, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन क्या है, एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन गिवन बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो लेट्स बिगिन। So before we discuss the very article, we must understand as to why we should have the clear understanding of the ambit of article 12. इसका रेशनल क्या है, रीजन क्या है, क्यों हमें एक पूरी और डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एंड व्हाट डज नॉट। तो रीजन ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट। अगर मैं कुछ फंडामेंटल राइट्स को रेफर करती हूँ यहाँ, तो लेट मी रीड आर्टिकल 14। इट सेज स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट शैल नॉट। और आर्टिकल 15 है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारी ड्यूटीज जो है वो स्टेट पे डाली गई हैं। स्टेट हैज मेनी ड्यूटीज एंड इफ एनी ऑफ द ड्यूटीज इज ब्रीच्ड द एक्शन विल बी ब्रॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट। अगर हम किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट में कोई एक्शन लाते हैं जो स्टेट नहीं है या फिर स्टेट की इंस्ट्रूमेंटालिटी और एजेंसी नहीं है, तो वहां पर जो रिट पिटीशन है वो मेंटेनेबल ही नहीं होगी। सो इसलिए हमें समझना जरूरी हो जाता है कि स्टेट क्या है और इसकी इंस्ट्रूमेंटालिटीज और एजेंसीज क्या हैं। और दूसरा रीजन ये है, अगेन इन पार्ट 3 ओनली, इन पार्ट 3 में दूसरा रीजन है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 स्पेसिफिकली आर्टिकल 13 क्लोज 2 ये एक रिस्ट्रिक्शन देता है स्टेट के ऊपर, ये एक बार है स्टेट के ऊपर कि स्टेट को ऐसा कोई लॉ नहीं बनाना है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो। स्टेट शुड नॉट मेक एनी लॉ विच goes in contravention of part 3, that means fundamental right. So article 3 के 13 के पर्पस से और फंडामेंटल राइट के पर्पस से और also part 4 हमको समझना जरूरी हो जाता है कि स्टेट क्या है और इसका एम्बिट क्या है। तो कोर्ट ने इसका एम्बिट काफी केसेस की हेल्प से डिसाइड किया है। सो लेट्स रीड द आर्टिकल फर्स्ट। सो आर्टिकल 12 is read as followed. In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and the parliament of India and the government and the legislature of each states, all the local and the other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. अगर हम आर्टिकल सही से पढ़ते हैं अच्छे ढंग से, तो हम पाते हैं कि आर्टिकल को 4 पॉइंट्स में हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें 4 टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं। पहला पार्ट है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बिकॉज हमें पता है कि ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं दीज 2 टर्म्स। द थर्ड टर्म विच इज ऑल द लोकल अथॉरिटीज। तो लोकल अथॉरिटीज क्या होती हैं? ऑल द सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को हम लोकल अथॉरिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज आर लोकल अथॉरिटीज। बट द लास्ट टर्म यूज्ड, द लास्ट एक्सप्रेशन is the most significant expression because ये एक काफी ambiguous term है। इसको डिसाइड करने के लिए, इसके एम्बिट को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने काफी केसेस डिसाइड किए हैं और काफी इस टर्म को काफी डिफरेंटली इंटरप्रेट भी किया है। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट केस। द केस इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, जो डिसाइड हुआ था 1953 में। सो द इशू इज कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बिल्ट अंडर मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट एक स्टेट है या नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस को डिसाइड करते समय कोर्ट ने काफी डिफरेंट अप्रोच फॉलो किया। कोर्ट रिलाइड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जेनरिस। दिस इज एडजस्टम जेनरिस। दिस सिंपली मीन्स ऑफ द सेम काइंड और ऑफ द सेम नेचर। इसका अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, दिस सिंपली मीन्स अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मिलके एक जीनस और एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं एंड दैट कैटेगरी और जीनस इज फॉलोड बाय अ जर्नल वर्ड, सो द मीनिंग ऑफ दैट जर्नल वर्ड वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट ऑफ द क्लास, कैटेगरी और जीनस। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। तो मैंने एक जीनस क्रिएट किया यहाँ पर। द स्पेसिफिक वर्ड्स क्रिएट अ जीनस कार, बस एंड बाइसिकल। सो जीनस इज रोड रन व्हीकल और इसको फॉलो कर रहा है एक जर्नल वर्ड दैट इज अदर सच व्हीकल। तो इस अदर सच व्हीकल को हम
रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू दिस कैटेगरी। तो अगर हमें कुछ और व्हीकल यहाँ पर ऐड करने पड़े तो हम कुछ रोड रन व्हीकल ऐड करेंगे। वी विल नॉट ऐड एयरप्लेन, बोट और शिप। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरस। कोर्ट रिलाइड ऑन दिस प्रिंसिपल इन दिस केस। कोर्ट सेड कि जो आर्टिकल 12 में 4 पार्ट्स हैं, जो फर्स्ट 3rd पार्ट है वो सारे सोवरेन इन नेचर है और सभी पार्ट्स गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो 4th पार्ट को भी हमें ऐसा होना चाहिए, 4th पार्ट को भी जो गवर्नमेंटल फंक्शंस परफॉर्म करे और जो सोवरेन इन नेचर हो। So this is what court said in this case. So this Shantabai case did not hold good for a long and was overruled later. तो शांताबाई केस को दोबारा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस में डिस्कस किया गया। दिस केस इज फेमसली नोन एज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस, 1967 का केस है। इसमें डिस्कस किया गया उस केस को दोबारा एंड कोर्ट ने जो प्रिंसिपल है एडजस्टम जनरस उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी डिस्कस किया कि वो जो प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 12 के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है या नहीं। तो कोर्ट ने पाया कि जो प्रिंसिपल है एडजस्टम जनरस उसको अप्लाई करने के लिए एक प्री कंडीशन है एंड प्री कंडीशन इज कि एक जीनस और एक कैटेगरी क्रिएट होनी चाहिए। बट आर्टिकल 12 में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें जितने भी वर्ड हैं, जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं वो सारे डिफरेंट हैं। तो वहां पर कोई जीनस क्रिएट ही नहीं होता है। तो वहां पर अगर जीनस ही क्रिएट नहीं होता है तो एक जर्नल वर्ड जीनस को फॉलो नहीं करेगा। This is why the principle is not applicable in the context of Article 12. तो कोर्ट ने सिर्फ ये डिसाइड नहीं किया, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी अथॉरिटीज हैं जो क्रिएट की गई हैं स्टेट के द्वारा, स्टैट्यूट के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, all the authorities which are created by state, statute or constitution will be the instrumentality or agency of the state for the purpose of part 3 and they do not have to perform governmental function and they do not have to be sovereign in nature. So this is what court held in the Rajasthan case. और कंट्रोवर्सी को आगे और भी सेटल किया गया सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम केस में। इसमें जो इश्यू इन्वॉल्व था वो ये था कि ONGC और LIC स्टेट हैं या नहीं। तो कोर्ट ने एक अप्रोच दी यहाँ पर जिसे हम कहते हैं वॉइस एंड हैंड अप्रोच। द मीनिंग ऑफ दिस अप्रोच इज नॉट ओनली द फेस ऑफ द कॉर्पोरेशन बट ऑल्सो द हैंड बी सीन। तो अगर कोई अथॉरिटी या कोई बॉडी है जो देखने में ऐसा नहीं लगता है कि स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी है, हमें ये भी देखना है कि कंट्रोल्स बॉडी पे किसका है। शायद वो देखने से ना लगे बट कंट्रोल किसी स्टेट और गवर्नमेंट अथॉरिटी का हो, द कंप्लीट कंट्रोल। तो उसको अगर हम कंट्रोल के चलते स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी माने तो वो रॉन्ग नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम सिंह हेल्ड। So we have discussed voice and hand approach. So as of now हमने देखा है कि जो एक नैरो इंटरप्रिटेशन दी गई थी शांताबाई केस में उसे ओवरऑल कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी केस में, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में, और वहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन दी गई जो ब्रॉडर थी। और वहाँ पर ये भी कहा गया है कि कोई भी अथॉरिटी है जो किसी स्टैट्यूट, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है वो स्टेट या फिर स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ट्रीट की जा सकती है। तो अभी हमने एक कंट्रोवर्सी सेटल की थी कि एक दूसरी कंट्रोवर्सी अराइज होती है इन RD शेट्टी वर्सेस IAA केस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस। दिस इज राइट हियर IAA, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस। सो इसमें एक रिट पिटिशन फाइल की गई थी जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के अगेंस्ट फाइल की गई थी, जो कि बॉडी है विच इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टेट, स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन बट रजिस्टर्ड अंडर एन एक्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि कोई बॉडी जो एक जो रजिस्टर है एक एक्ट के अंडर, वो भी स्टेट ट्रीट की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 और नॉट। तो यहाँ पर जस्टिस PN भगवती ने इस कंट्रोवर्सी को सेटल किया और कुछ टेस्ट लेट डाउन किए जिसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि कोई बॉडी किसी स्टेट की, किसी गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी है या नहीं। तो यहाँ पर जो टेस्ट लेट डाउन किए गए थे वो एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में थे और उसी सेम टेस्ट को अजय हासिया केस में कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया गया। तो उस सेम टेस्ट को 6 पॉइंट्स में कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया गया जस्टिस PN भगवती के द्वारा और इसको डिस्कस किया गया। So let's discuss the same points here. So this is by the statute, we already have discussed. Now we are discussing under the statute.
So let's discuss it. So this is the test which was coined in R.D. Shetty case और बाद में अजय हास्य केस में अच्छे से इसको पॉइंट्स में मेंशन किया गया था। तो ये पॉइंट्स इसलिए हैं कि हम देख सके कि कोई बॉडी अथॉरिटी किसी स्टेट की इंस्ट्रूमेंटालिटी है या नहीं, और वो किसी स्टेट की इंस्ट्रूमेंटालिटी या एजेंसी कब बन सकती है। तो ये 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जब किसी गवर्नमेंट किसी स्टेट के पास किसी कॉरपोरेशन की या किसी अथॉरिटी की कंप्लीट शेयर कैपिटल हो। सेकंड पॉइंट है कि जब गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही हो, वो भी ऐसी कि सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट ही उठा रही हो, गवर्नमेंट बियर कर रही हो, एज टू मीटिंग आउट ऑल द एक्सपेंसेस। थर्ड है कि जब वो बॉडी एक मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रही हो, बट दिस मोनोपोली स्टेटस मस्ट बी आइदर कन्फर्ड बाय स्टेट और प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। अगर एक मोनोपोली स्टेटस है जो स्टेट कन्फर्ड नहीं कर रहा है या प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम स्टेट की इंस्ट्रूमेंटालिटी या एजेंसी नहीं मानेंगे। एक अच्छा एग्जांपल है बीसीसीआई। तो अगर मैं बीसीसीआई की बात करूं, बीसीसीआई, तो बीसीसीआई एक मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करता है, बट दिस मोनोपोली स्टेटस इज नाइदर कन्फर्ड नोर प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। इसलिए हम बीसीसीआई को स्टेट की इंस्ट्रूमेंटालिटी और एजेंसी नहीं कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द डीप एंड परवेसिव कंट्रोल इज देयर। तो दिस इज ऑब्वियस, अगर डीप और परवेसिव कंट्रोल है तो गवर्नमेंट की एजेंसी होगी वो अथॉरिटी। नेक्स्ट इज व्हेन द बॉडी परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शंस। अगेन एग्जांपल ऑफ बीसीसीआई, बीसीसीआई है जो एक पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है, बट ये पब्लिक फंक्शन गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं किया है, तो अगेन इसीलिए बीसीसीआई एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटालिटी या फिर एजेंसी नहीं है। एंड नेक्स्ट इज व्हेन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द कॉर्पोरेशन। सो ये 6 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे ये टेस्ट है। नाउ सो गोइंग अ स्टेप फर्दर, इन प्रदीप कुमार विश्वास केस, कोर्ट ने जो टेस्ट लेट डाउन किया गया था अजय हास्य केस में, जो 6 पॉइंट्स में था, उसको नैरो डाउन किया और इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। सो दीज 3 पार्ट्स आर फाइनेंशियल, फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। कोर्ट ने कहा अगर किसी भी अथॉरिटी, बॉडी या कॉर्पोरेशन पे किसी स्टेट या गवर्नमेंट का फाइनेंशियल, फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, तो हम उस पर्टिकुलर बॉडी या फिर अथॉरिटी को स्टेट की इंस्ट्रूमेंटालिटी और एजेंसी ट्रीट कर सकते हैं। एंड एग्जाम्पल के तौर पे हम केस ले सकते हैं जी बस्सी रेड्डी पे, रेड्डी का, जहां पर हमने सेम नैरो प्रिंसिपल को अप्लाई किया था और हमने पाया था कि इस केस में जो संस्थान था वो स्टेट के कंट्रोल में था और वो कंट्रोल फाइनेंशियल, फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव था, इसलिए हम उसे स्टेट की एजेंसी मानते हैं। सो आई फील आई हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द रेलेवेंट पॉइंट्स हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 12. थैंक यू so much for watching.